सेकेंडरी मार्केट में भले ही सुस्ती का माहौल हो, लेकिन प्राइमरी मार्केट में है एक्शन भरपूर। 2 आईपीओ का आज है आखिरी दिन और 2 आईपीओ खुलने की तैयारी में, यानी कि भरपूर एक्शन वहां पर। तो सारा एक्शन करेंगे खबर। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जानेंगे अनिल जी से कि जो 2 आज की आईपीओ खुल रही हैं वहां पर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, पर इसके अलावा बाजार के मूड माहौल पर भी रखेंगे नजर। और कल एक बार फिर से नए रिकॉर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं, तो क्या आज भी वैसा ही एक्शन हो सकता है या फिर कुछ होगा बदलाव? आइए शुरुआत करते हैं। और सर, आज के लिए जो अहम ट्रिगर्स हैं वो पहले बता दें। थोड़ी सुस्ती, हल्की कमजोरी के संकेत अमेरिकी बाजारों से आते हुए दिखे। डाउ लगभग 100 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, नैस्डैक भी 100 अंक नीचे गिरा है। तो थोड़ा सा उम्मीद से कम बेहतर प्रदर्शन किया है अमेरिकी बाजारों ने। और वजह साफ है, आज रात होने वाली फेड की अहम बैठक, 2 दिनों की जो बैठक है, आज उसका है दूसरा दिन। ये है आपके लिए, तो ये एक आपके लिए बड़ा एक्शन वाला अमेरिकी बाजारों से आज का दिन होने वाला है। अब तक का तो जो सुस्ती का आलम है वो आपने देखा ही है। प्राइमरी मार्केट में 2 आईपीओ आज खुलने जा रहे हैं, डोडला डेयरी और किम्स, और 2 बंद होने जा रहे हैं आज, वो भी आपको पता ही है, सोना बीएलडब्ल्यू और साथ ही श्याम मेटेलिक्स। आज से गोल्ड ज्वेलरी में हॉल मार्किंग अनिवार्य हो चुकी है और इस पर विशेष शो 11:30 बजे जरूर देखेगा। कैबिनेट और सीसीए की अहम बैठक है 11 बजे के आसपास। बताएंगे आपको क्या है एजेंडा और क्या कुछ आज इस बैठक में हो सकता है। तो इन सारे ट्रिगर्स पर रखनी है दीप हमें नजर। बिल्कुल सर, तो ढेरों ट्रिगर्स हैं आज के लिए। मिडवीक सेशन भी है और यूजुअली काफ़ी एक्टिविटी देखते हैं सर मिडवीक सेशन के लिए। प्राइमरी मार्केट्स पर फोकस डालें उससे पहले एक बार जरा आज मार्केट के लिए क्या इंपॉर्टेंट रह सकता है ये बताएं सर, क्योंकि फेड की पॉलिसी आने वाली है और उससे पहले हमने देखा कि ग्लोबल मार्केट्स में भी थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ है। तो भारतीय बाजारों के लिए क्या अहम स्ट्रैटेजी होगी सर? दीप देखिए, मेरे ख्याल से बाजार सीमित दायरे में है और धीमे धीमे ऊपर की तरफ मजबूती बना रहे हैं। तो एक चीज तो बहुत साफ है कि ट्रेंड को लेकर कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पिछले हफ्ते और इस हफ्ते दोनों बार एक एक दिन बाजार ने तेज गिरावट दिखाई और उस गिरावट को सेम डे, उसी दिन बाजार ने पूरा रिकवर किया और वो रिकवरी आपको पूरी की पूरी स्क्रीन पर आती हुई दिखी, जो कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है। तो मेक नो मिस्टेक, बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि बाजार कहीं भी किसी भी लिहाज से कमजोर है। अगर आप सिर्फ एक तरफा और हर वक्त हरे निशान में देखना चाहते हैं बाजार, जो कि आपकी भी गलती नहीं है, बाजार ने ही वैसे आपकी आदत बिगाड़ी है। 14,500 के बाद से कोई एक ढंग का साइजेबल करेक्शन 2-3 दिन का दिया ही नहीं कि जिससे कि आपको अपना मूड माहौल बदलना पड़े। इसलिए हमारी आदत पड़ी हुई कि हम हरे निशान में देखने के आदी हो चुके हैं, लाल कभी दिखता नहीं। वो बात ठीक है, लेकिन लाइफ टाइम हाई लगातार बनाने के बाद 1300-1400 पॉइंट की नॉन स्टॉप तेजी के बाद 16,000 के बड़े साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास आने के बाद थोड़ा वोलेटाइल बाजार होगा और होना भी चाहिए। यही बाजार की फितरत है, आदत है। एक तरफा बाजार चलता नहीं और चलना भी नहीं चाहिए। तो अब आप जब 16,000 के आसपास पहुंच चुके हैं, थोड़ी वोलेटिलिटी होगी। हमारा जो टारगेट रेंज है 15,800 से 16,000, निफ्टी उस रेंज 16,200 उस रेंज में पहुंच चुका है। तो हम 15,800 से 16,200 की रेंज यहां तक के टारगेट के लिए लेकर बैठे हैं। उसके बाद हम रिव्यू करेंगे कि 16,000 के ऊपर किस तरह का फोर्स आता है, किस तरह के संकेत ग्लोबल मार्केट्स के बनते हैं, किस तरह का एफआईज का नजरिया बनता है और हमारे यहाँ आगे कोरोना को लेकर या फिर हमारे अपने डेवलपमेंट किस तरह के होते हैं। जब तक ये होगा तब तक जून का क्वार्टर भी खत्म हो जाएगा। जून के दूसरे हफ्ते से या 8-10 तारीख से आप जून की तिमाही के नतीजे, माफ कीजिएगा, जुलाई का वक्त आ जाएगा, तब आप जून की तिमाही के नतीजे भी आने देखना शुरू करेंगे। और इस बार मार्च वाली तिमाही के नतीजे तो अब भी हमने अच्छी मजबूती से निकाले। तो देखते हैं कि जो वापस कोरोना की दूसरी लहर आई वो जुलाई के महीने में जब इस क्वार्टर के नतीजे आएंगे तो उसका क्या असर पड़ता है। तो वो ट्रिगर्स अब आगे काम आते हुए दिखेंगे जब आप 15,800 16,200 की रेंज में पहुंचकर थोड़ा वक्त बिताएंगे। तो ओवरऑल दीप भले ही सुस्ती हो, लेकिन एक चीज बहुत साफ है कि ट्रेंड तेजी का है और जब तक आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो क्लोजिंग बेसिस पर, तब तक आप तेजी के ग्रुप में रहिए, तेजी के ट्रेंड में रहिए। पहली चीज। दूसरी चीज जो है वो ग्लोबल मार्केट्स को लेकर सुस्ती का माहौल ग्लोबल मार्केट्स में आप चाहें तो ऐसे देख सकते हैं और चाहे तो दूसरी तरह से देखें कि कल को छोड़ दें। बाकी लगातार पिछले 2-3 दिनों से एसएनपी और नैस्डैक ने नया रिकॉर्ड हाई बनाया है। तो सेम हमारी जैसी सिचुएशन है। पॉइंट क्या है, इंडेक्स में वो एक तरफा जोरदार तेजी लोगों को नहीं दिख रही। 25-50 पॉइंट निफ्टी ऊपर नीचे होता तो लोगों को लगता है बहुत कम बढ़ा है, लेकिन आप ये देखिए लाइफ टाइम हाई के आसपास बढ़कर टिका हुआ है, लगातार बना हुआ है। और सेम सिचुएशन अमेरिकी बाजारों के भी है, लाइफ टाइम हाई के आसपास बने हुए हैं।
थोड़ी जिनको वोलेटिलिटी की उम्मीद है वो उम्मीद ये रखें कि हो सकता है कल के सेशन में अमेरिकी बाजारों में वोलेटिलिटी आती दिखे, या आज रात को भी, क्योंकि काफी समय से आप मजबूती के ट्रेंड में है लेकिन दायरा छोटा है, और ऐसे में फेड की बैठक आपको आगे अहम संकेत दे सकती है। फेड की बैठक में कुछ होना नहीं है, ब्याज दरें बदलेगी नहीं, लेकिन हाँ डायरेक्शन आपको मिलेगा। अब उस डायरेक्शन का बाजार क्या मतलब निकालेंगे इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अगर फेड ये कहे कि भाई महंगाई दर बहुत बढ़ गई है और उसके हिसाब से हमें ब्याज दरें कम करनी पड़ेगी, लेकिन इकोनॉमी मजबूत है, तो बाजार इकोनॉमी की मजबूती पर ट्रेड करेगा या महंगाई दर की वजह से ब्याज दरें बढ़ाने की कमजोरी पर ट्रेड करेगा, कहना मुश्किल है। दोनों तरफ से, और कमजोर होना है तो आपके पास बहाना है कि भाई ब्याज दरें बढ़ने वाली है, मजबूत होना है तो आपके पास बहाना है कि इकोनॉमी मजबूत है। सो मार्केट को जो करना है वो करने दें, हम खाली बजाय इसके कि फेड क्या कहकर क्या डिसीजन लेगा, क्या डायरेक्शन बाजार का बनेगा, बनने के बाद दिमाग लगाना ज्यादा ठीक है, क्योंकि ये इकोनॉमिक पहलू जो हैं इसके हर तरीके से दोनों मतलब निकलते हैं, और बाजार ने अब तक जो मतलब आमतौर पर निकाले वो तेजी की तरफ निकाले हैं कि जो भी फेड गए मतलब तेजी का है। तो कुल मिलाकर जब तक जेब में पैसा है अमेरिका के इन्वेस्टर्स के, और जो है और जल्दी से निकलने वाला नहीं है तब, और जब तक कंपनियों के नतीजे अच्छे आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फेड की मीटिंग के बाद भी कोई बड़ा एक्सीडेंट होगा उसकी संभावना कम दिखती है। तो व्यू अमेरिकी बाजारों के लिए भी थोड़ा पॉजिटिव साइड पर है और हमारे बाजारों के लिए तो तेजी की तरफ है ही। तो ये लब्बो-लुबाब है दीप ग्लोबल मार्केट्स का भी और हमारे यहाँ के एक्शन का भी। जी समझ गया सर। तो नजर रखते हैं, थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ है, आज फेड क्या कहती है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे अनिल सर बता रहे हैं, तो वहां पर हमारी नजर है। और वैसे तो सर बाजार का मूड माहौल पॉजिटिव ही रहा है, आप भी कह ही रहे हैं कि हर डिप का फायदा उठाना चाहिए। तो आज जो 2 IPOs खुल रहे हैं उसके बारे में चर्चा करें, उससे पहले आज का एक बार सेटअप समझा दिए सर। आज कहां पर है आपकी नजर? देखिए दीप, आज के लिहाज से ग्लोबल संकेत मैंने न्यूट्रल साइड पर रखे हैं। एफआईज के संकेत थोड़े बेहतर होते हुए दिखे, पॉजिटिव साइड पर हैं। यहाँ संकेत थोड़े से बेहतर हैं। कल नेगेटिव साइड पर थे, आज बदलकर पॉजिटिव साइड पर आए। घरेलू फंड्स के संकेत नेगेटिव साइड पर ही चल रहे हैं, आज भी नेगेटिव साइड पर हैं। वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है, ट्रेंड और सेंटिमेंट पॉजिटिव साइड पर है। यह है आज के संकेत आपके लिए, ठीक है। अब आइए रेंज दे दूं मैं आपको, रेंज क्या सपोर्ट जोन बता दूं। 15,800 15,825 निफ्टी के लिए दिन का ये लेवल आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा, ये आसानी से टूटने वाला है नहीं, ठीक है। इसके नीचे वैसे जाएंगे नहीं, लिख के रखने में हर्ज नहीं है। 15,675 15,750 ये वो रेंज है जहां तक बाजार जाने की कोशिश कर सकता है निफ्टी में नीचे, और वो बड़ा मजबूत सपोर्ट जोन होगा। ऊपर 15,900 15,925 ये हल्की रुकावट का रेंज है। 15,900 का हाई कल हमने बनाया 15,901 का, उसके आसपास हल्का सा रुक सकते हैं, और उसे पार करने के बाद 15,925 के ऊपर टिकने के बाद 15,975 16,000 ये फाइनल टारगेट है निफ्टी का आज के लिए, ये आप ध्यान में रखिए। अब आइए बैंक निफ्टी, 35,000 के ऊपर कंफर्टेबल क्लोजिंग कल बैंक निफ्टी ने दिया और एक अच्छी मजबूती दिखाने की कोशिश की। ऐसे में अब 34,900 35,050 ये 150 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगी, जो आसानी से टूटने वाली है नहीं। फिर भी नीचे की रेंज आपके हाथ में होनी चाहिए, और वो है 34,650 34,800 मजबूत खरीदारी की रेंज। और इस रेंज में गलती से अगर बैंक निफ्टी पहुंचे तो जरूर खरीदना चाहिए, डरिएगा मत, घबराइए मत। ऊपर में 35,375 35,450 एक हायर रेंज है, लेकिन यहां पर बेचना नहीं है, यहां पर खाली नजर रखनी है। बेचने शॉर्ट करने की लेवल थोड़ी और ऊपर की आती है, और वो आती है 35,550 से लेकर 35,650। इस रेंज में आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो वहां पर आप शॉर्ट भी करें। ये आपके लिए डीप रेंज है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, बड़े सपोर्ट जोन है, रेंज नहीं सपोर्ट जोन। बिल्कुल, तो ये तो रहे सर बड़ी रेंज निकलकर जो आ रही है बाजार के लिए। आज के दिन के हिसाब से कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे सर? दिन के इंपॉर्टेंट लेवल्स के लिहाज से दीप देखें तो अगर निफ्टी पर 15,800 15,900 ये एक रेंज समझकर चलें। वैसे इमीडिएटली एक छोटा सपोर्ट 15,825 के आसपास आता है। मैंने सेफर साइड पर 15,800 15,900 की रेंज ले ली है दिन की, और इसी रेंज में शायद हो सकता है हम पूरा दिन वक्त बिताने की कोशिश करें, बाहर ना भी निकले तो ना भी निकले, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी मीडियम रेंज 15,750 से 15,950 की निकल कर आती है, और बड़ी रेंज निफ्टी पर जो होगी आपके लिए वो होगी 15,675 से 16,000 की। तो इस रेंज पर आपको करना है फोकस। तो ये निफ्टी की आपके लिए होगी तीनों रेंज। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लिए दीप जो रेंज निकल कर आ रही है 35,050 35,375 ये बैंक निफ्टी की
छोटी रेंज है आपके लिए। मीडियम रेंज 34,900 और 35,450, इस रेंज पर करना है आपको फोकस। और बड़ी रेंज 34,800 से 35,550 की मान कर चलें, तो इस तीनों रेंज पर आप फोकस करिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। एफआईएस की इंडेक्स पोजीशन 74% पर आई है। पुट कॉल रेशियो 1.42 पर अनचेंज है। एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन भी ऑलमोस्ट अनचेंज है। विक्स भी ऑलमोस्ट अनचेंज है। 1461 पर 1% पौन परसेंट घटकर आया, तो यानी कि कोई खास बदलाव हुआ नहीं है डेटा में, जस के तस है वैसे के वैसे। जी दीप। बिल्कुल, तो ये तो रहा बाजार के मूड माहौल का सवाल और आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स। सर, एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं तो फिर क्या करें आज? स्टॉप लॉस खींचकर ऊपर लाया हूं दीप 15,675 से 15,725 इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी ये स्टॉप लॉस अब आप रख लीजिए। बैंक निफ्टी 34,900 इंट्राडे स्टॉप लॉस है और 34,800 के नीचे क्लोज हो तो बैंक निफ्टी में आपको तेजी की पोजीशन थोड़ी सी हल्की करनी है। आइए, अगर आप शॉर्ट पोजीशन में हैं तो 15,925 ये आप शॉर्ट पोजीशन के हिसाब से रखिए। अब स्टॉप लॉस 15,901 का हाई बनाए, थोड़ा सा ऊपर 25 एक पॉइंट 15,925 इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पे दोनों पे आपको 15,925 का स्टॉप लॉस रखना है। वैसे तो कल का स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर हो ही गया होगा अगर आप शॉर्ट हैं तो, और फिर भी किसी ने नहीं काटा है तो आपके लिए ये स्टॉप लॉस होगा। और बहुत अगर आपको और नहीं, मैं तो जल्दी नहीं काटूंगा, इंतजार करूंगा, आप मुझे अभी इतना नहीं काटा तो अब क्यों काटूं, तो फिर 16,000 का रखिए। उसके बाद फिर मतलब वो तो फिर जिद्दी है, फिर तो मैं कभी भी नहीं काटूंगा, तो वो तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। तो फिर आप जितना रखना रखिए, उसका तो आपकी श्रद्धा पर है कि आप कितना मार्क टू मार्केट लॉस भर सकते हैं। और फिर इंतजार करें, किसी न किसी दिन कोई न कोई खराब खबर से कभी तो नीचे आएगा, तब की तब देखेंगे। तो वो वाली एक चीज होगी। तो अब आपके लिए ये सारा स्टॉप लॉस वाला मामला 15,925 का। बैंक निफ्टी आपके शॉर्ट पोजीशन पर 35,550 का इंट्राडे स्टॉप लॉस और 35,650 इस रनअप में हमको हाईएस्ट क्लोजिंग मिली है बैंक निफ्टी की। इसके ऊपर क्लोज होगा तो आपको फिर क्लोजिंग बेसिस पे बैंक निफ्टी में शॉर्ट्स में से निकल जाना चाहिए। निफ्टी में शॉर्ट काटना ज्यादा जरूरी दिख रहा है। बैंक निफ्टी में अब भी थोड़ी जगह है शॉर्ट सेलर्स के लिए, उम्मीद कि शायद नीचे आ जाए तो आ जाए, हम काट पाए। लेकिन निफ्टी में ऐसा नहीं है। निफ्टी में शॉर्ट्स वगैरह जो है वो प्रॉपर आपको काटने का ऑलरेडी सिग्नल कई बार आपको मिल चुका है। जी दीप। क्लियर है सर, तो मौजूदा पोजीशंस हैं तो ध्यान रखिए इन सारे लेवल्स का। नई पोजीशंस क्या सलाह दे रहे हैं सर? नई पोजीशंस के लिहाज से दीप देखिए, जो खरीदारी करनी है, अगर गैप डाउन मिले तो आई डोंट नो अब मिलेगा नहीं मिलेगा। उस समय लग रहा था थोड़ा नीचे था एसएक्स निफ्टी 40 एक पॉइंट, तो मुझे लगा कि अच्छा है, बढ़िया गैप से मिलेगा नीचे तो खरीदना चाहिए। स्टॉप लॉस हम लगाएंगे 15,725 पे, ठीक है ना। ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया और गैप डाउन ओपनिंग मिलेगा तो पक्का खरीदना है, छोड़ना नहीं है। एक तो ये बात होगी क्लियर कट। दूसरा, गैप डाउन ओपनिंग के बाद आप जब खरीद रहे हैं तो टारगेट रखिए 15,900, 15,925, 15,975, 16,000। ये बस ये टारगेट हैं जिनके लिए आपको करनी है खरीदारी निफ्टी में। अब आइए, जो बेचना चाहते हैं कहां बेचें? 15,975, 16,000 अगर वहां पर आता है तो बेचिए। 15,900, 15,925 हल्की रुकावट का लेवल है, लेकिन मैं शॉर्ट कोई खास ऐसी जल्दबाजी ना करें, आराम से आप इसको ऊपर निकल जाने दें, उसके बाद बेचें। 15,975, 16,000 के आसपास, 16,050 आपका स्टॉप लॉस होगा। 15,900, 15,875, 15,850 और 15,800 ये चार टारगेट के लिए आपको करनी चाहिए बिक वाली निफ्टी में। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी है 34,800, 34,950 की रेंज में आता है, तो इस 150 पॉइंट की रेंज में आप खरीदारी कीजिए। 34,650 आपका स्टॉप लॉस का लेवल होना चाहिए बैंक निफ्टी में, अगर आप खरीदारी करते हैं निचले स्तरों पर, अगर मिले निचले स्तरों पर तो। और टारगेट बनेगा आपका 35,050, 150, 35,250, 35,350। अब लेकिन बैंक निफ्टी ने कल जिस तरह की ताकत दिखाई और दीप जैसा बंद हुआ है ना, ऐसा लग नहीं रहा है बैंक निफ्टी हो सकता है, अगर थोड़ा भी मूड माहौल ठीक है ना, तो आज पॉजिटिव साइड पर सरप्राइज दे सकता है ऊपर की तरफ। और उस ऊपर की तरफ की सरप्राइज के लिए हमें तैयार रहना है, और तैयारी ये करनी है 34,900 का स्टॉप लॉस लगाकर एग्रेसिव ट्रेडर्स को खरीदारी करनी चाहिए। आप कल के लोज पर स्टॉप लॉस रखिए, और कल का लो मेरे ख्याल से 34,917 का था, तो 34,900 आपका स्टॉप लॉस हो गया। ऊपर में 34,375, 34,450, 550, 650 इतना रास्ता खुलता हुआ दिख रहा है बैंक निफ्टी के लिए। उसके बाद देखेंगे क्या कुछ होता है। तो बैंक निफ्टी में
थोड़ी सी खरीदारी का माहौल कल आता। बट प्रॉब्लम एक ही है बैंक निफ्टी में, एक दिन ऐसा चमकता है, ऐसा लगता है कि ये बस कल भागेगा बहुत जोर से, दूसरे दिन थोड़ा ठुस हो जाता है, वापस नीचे आ जाता है जल्दी। तो अब वो लगातार 2 दिन बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस नहीं बन रही, मतलब खराब नहीं होगा, लेकिन 2 दिन लगातार निफ्टी के मुकाबले में बढ़िया नहीं कर पा रहा है। एक दिन करता है, फिर दूसरे दिन वापस निफ्टी के मुकाबले में ठंडा हो जाता है। तो आज मुझे फिर देखना, वही ट्रेंड रहता है। कल तो संकेत अच्छे दिए थे कि मुझे भागना है, बहुत दिन हो गए भाई रेंज में फंसे हुए, निफ्टी तो हाई पे हाई बना रहा है, मैं वहीं अटका हुआ हूं, तो मुझे कम से कम 34,650 34,800 की रेंज तक तो पहुंचने तो हाई रेंज पर। वो कल एक संकेत हल्का दिखाया है बैंक निफ्टी ने, लेकिन पहले भी ऐसा बहुत बार हुआ है, उस रेंज में आता है ऊपर की तरफ, वापस नीचे हो जाता है। तो आज देखते हैं बैंक निफ्टी वही ट्रेंड पर रहता है या आज ब्रेकआउट देने की, ऊपर अच्छे जाने की कोशिश करता है। तो ये बैंक निफ्टी के लिए आपके लिए खरीदारी करने की राय। अब जो शॉर्ट करना चाहते हैं जरूर करिए, अभी तक तो सारे संकेत हैं कि बैंक निफ्टी में ऊपर में शॉर्ट भी करना चाहिए, जब तक ये रेंज को पार न करें। शॉर्ट करने के लिए 35,550 से 450 से 35,650 की रेंज है। अब 450 पे एक लोट बेच सकते हैं, 550 पे एक, 650 पे एक, अगर आप मल्टीपल लोट्स करते हैं तो, और नहीं करते हैं तो फिर मूड माहौल को देखकर डिसाइड करें कि ग्लोबल मार्केट्स, अमेरिका के फ्यूचर्स का क्या हाल है, हमारा कैसा बाकी निफ्टी विफ्टी का मामला है, उसको देखकर डिसाइड करें कि शॉर्ट कहां से शुरू करना है। लेकिन ये रेंज अच्छी है जहां पर आपको बेचना चाहिए, विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 35,825। 35,825 के स्टॉप लॉस की अहमियत भी बता दूं, 35,810 अब तक का हाई बनाया है इस रनअप का बैंक निफ्टी ने, उसके थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस लगा लें। टारगेट बनेगा 35,375, 35,300, 35,250, 35,175 और साथ ही 35,075। ये सारे लेवल्स हैं जिनके लिए आपको करनी है खरीदारी। माफ कीजिएगा, बिक वाली बैंक निफ्टी में। जी दीप। क्लियर है सर। और कल तो हमने देखा प्राइवेट बैंक्स की तरफ से अच्छा सहारा मिला बैंक निफ्टी को। आज देखते हैं किस तरह की चाल रहेगी बैंक्स और फाइनेंशियल स्पेस की। सर, बैन लिस्ट में काफी बदलाव हुए हैं। फ्रेश एंट्री हुई है अदानी पोर्ट्स और एस्कॉर्ट्स की, उसके सामने इंडिया बुल्स हाउसिंग बैन लिस्ट से आज बाहर है। सन टीवी, नैल्को, कैनरा और पीएनबी ये अभी भी बैन में बने हुए हैं। तो आज 6 स्टॉक्स हैं जो बैन में होंगे। सर, एफआईएस का डेटा भी थोड़ा समझाएं। कैश और फ्यूचर्स स्टॉक के दोनों में हमने खरीदारी देखी है। दीप देखिए, एफआईएस के डेटा तो ठीक है, कहीं कोई खराबी है नहीं इन डेटा में, क्योंकि अगर आप देखिए एफआईएस के डेटा में एक अच्छी चीज जो दिख रही दीप वो ये है कि कैश में 634 करोड़ की खरीदारी की है, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने खरीदारी की है आपके स्टॉक फ्यूचर्स में भी 750 करोड़ की। तो नेट आप देखेंगे तो 1300 करोड़ के आसपास की खरीदारी हुई है। और इंडेक्स फ्यूचर्स भी कल फॉर ए चेंज बेचे नहीं है, मुश्किल से 11 करोड़ की बिकवाली, उसमें भी लॉन्ग और शॉर्ट एकदम बराबर बनाए। तो मेरे ख्याल से डेटा तो ठीक है, कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं डेटा के लिहाज से। अगर आप पूछेंगे मुझे तो ये डेटा ठीक है, एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो एक तो ये हो गया। अब दूसरा जो है एफआईएस के बजाय डीआईएस का, तो डीआईएस के केस में दीप एकदम क्लियर कट है कि वहां पर कोई खास उनकी तरफ से वो एक्शन है नहीं जिसके दम पर आप ये बोलें कि वो क्या करना चाहते हैं। 650 करोड़ के आसपास की बिकवाली है, तो जाहिर सी बात है कि लाइफ टाइम हाई के आसपास मार्केट है, तो वो थोड़ा बहुत बेचने के मूड में है इस लेवल के आसपास। तो वो उनका एक रुझान आप देख सकते हैं। बट अदरवाइज आप देखेंगे तो ओवरऑल एफआईएस की तरफ से थोड़ी खरीदारी के आंकड़े आए, और कल के सेशन में जो आप लाइफ टाइम हाई बनाते हुए दिखे उसमें ज्यादा योगदान एफआईएस की खरीदारी का है। जी बिल्कुल। तो एफआईएस का डेफिनेटली कल के एक्शन में योगदान थोड़ा देखा है हमने। सर, वायदा कारोबार के लिहाज से आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं? 15,800 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। 37 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, पुट कल 14 लाख शेयर वहीं पर जुड़े हैं। तो आपको कमजोरी तभी फील करनी जब आप 15,800 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें। अदरवाइज तुरंत प्रभाव से 15,800 15,825 की रेंज में सपोर्ट दिखेगा। पहला सपोर्ट लेवल जो है निफ्टी का वो 15,800 15,850 है, और दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 15,750 पर है। तो आपको इन दोनों सपोर्ट लेवल पर खरीदारी करनी है। 800 825 माफ कीजिएगा, ये पहला सपोर्ट लेवल है, यहां पे भी खरीदारी करनी है, और 15,750 आए तो और ऐड करना है। 900 हल्की रुकावट का लेवल है, जहां 34 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। एक बार 15,900 15,925 की रेंज को पार किया तो 15,975 16,000 की तरफ जाने
जाने की कोशिश होगी। फिलहाल डेटा ये बता रहे हैं कि निफ्टी को 16,000 के पार निकलने की आज जल्दबाजी नहीं है। 41 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, वहां पर हाईएस्ट है। टच एंड गो हो सकता है, उसके आसपास 5-15 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए, एक अलग बात है, लेकिन उसके बाहर भागेंगे इसकी संभावना थोड़ी कम है। तो ब्रॉडली रेंज जो है वो 15,800 से 16,000 की बनेगी निफ्टी पर, और उससे भी पहले अगर और छोटी करनी हो तो इनिशियली 15,800 15,900 ये आपकी निफ्टी की रेंज हो जाती है। अब आइए बैंक निफ्टी 35,000 के लेवल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट में 13 लाख शेयरों का, और 35,000 पर ही कॉल्स में 9 लाख शेयरों का भी है। तो कॉल राइटर्स अभी भी खड़े हैं 35,000 पर। तो ऐसे में 200-250 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी नीचे आता है तो वहां पर 35,000 के आसपास शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखेगी। तो मेरा ये समझना है 35,000 को आप जल्दबाजी में आज नहीं तोड़ेंगे, और वही हाल ऊपर है 35,500 को आप जल्दबाजी में पार भी नहीं करेंगे। और उसकी वजह यह है कि 35,500 के कॉल्स पर 15 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है जो हाईएस्ट है। तो 500 पॉइंट की रेंज ये आपके लिए बैंक निफ्टी पर निकल कर आती है। 100 पॉइंट इधर उधर गिन लीजिए, 34,900 950 सपोर्ट, 35,550 35,600 थोड़ी रुकावट का लेवल। ब्रॉडली 500 पॉइंट की रेंज 35,000 35,500 बैंक निफ्टी पर, और निफ्टी पर शुरुआत में 15,800 15,900 और बाकी 15,700 से 16,000। ये आपके लिए वायदा कारोबार के डेटा रेंज बता रहे हैं। जी दी क्लियर है सर। तो दोनों अपसाइड और डाउनसाइड के लेवल्स आपके पास तैयार हैं, आज की रेंज कैसी रह सकती है, और अब जानते हैं कि प्राइमरी मार्केट्स में जो एक्शन है उसमें क्या करना है। 2 आईपीओ तो सर चल ही रही हैं, पर आज जो 2 आईपीओ खुल रही हैं उसके बारे में आपकी राय जानना चाहूंगा। डोडला डेयरी से शुरुआत करते हैं सर, क्या सलाह है आपकी? दीप, पैसा लगाया जा सकता है इस आईपीओ में। लिस्टिंग पर रीजनेबल पैसा बन सकता है, बहुत अनाप शनाप भी नहीं और कमजोर लिस्टिंग भी नहीं होगी। तो उस लिहाज से आप छोटे मोटे लिस्टिंग गेंस के लिए आप पैसा लगा सकते हैं। बाजार का मूड माहौल बहुत अच्छा रहा तो लिस्टिंग गेन अच्छे भी बन सकते हैं। मूड माहौल थोड़ा सबड्यूड रहे, समझो यहाँ से बाजार में हल्का फुल्का करेक्शन आ जाए, तो छोटा मोटा लिस्टिंग गेन बन सकता है। तो लेकिन इसके आईपीओ प्राइस के नीचे लिस्ट होने की संभावना काफी कम है, नहीं के बराबर। तो उस लिहाज से आप लगा सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी इस स्टॉक को, इस आईपीओ में अगर आप पैसा लगाएं तो कोई हर्ज नहीं। तो हमारी राय यह है, रीजनेबल लिस्टिंग गेन्स और साथ ही लॉन्ग टर्म दोनों के लिए आपको पैसा लगाना चाहिए डोडला में। क्यों लगाना चाहिए? प्रमोटर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड है और पैशनेट है। कल हमने इंटरव्यू किया, काफ़ी अनुभवी है, प्रोफेशनल है, और डेयरी वाले बिजनेस में एक इस तरह का बढ़िया ब्रांड बनाकर बढ़िया काम करना वो मुझे अच्छा नज़र आता है। साथ ही ग्रोथ आउटलुक बढ़िया है कंपनी का, लगातार ग्रोथ करती हुई दिख रही। पिछले 3 साल के जो 2 साल के, स्पेशली लास्ट 2 साल के, तो बहुत ही इंप्रेसिव ट्रैक रिकॉर्ड है इनका फाइनेंशियल्स का। अच्छी उन्होंने ग्रोथ दिखाई है, मुनाफे में है कंपनी। आप देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 26% के आसपास है, जो काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। और प्राइस मल्टीपल भी ठीक है, इंडस्ट्री के मुकाबले में थोड़े सस्ते हैं, यानी कि लिस्टिंग पर अपसाइड की गुंजाइश है इसमें। तो ये सारे ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से मुझे अच्छा नजर आता है। आईएफसी मतलब आईएफसीआई नहीं, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये कंपनी में ऑलरेडी 4.5% हिस्सेदारी रखता है। कल परसों जो मैं एंकर बुक देख रहा था, एंकर बुक में आईएफसी ने और खरीदा है। आमतौर पर जनरली जो इन्वेस्टर्स आईपीओ के पहले से पैसा लगाकर बैठे हैं, वो आईपीओ जब आता है तो थोड़ा एनकैश करते हैं, थोड़ा बेचते हैं, थोड़ा प्रॉफिट बुक करते हैं। इसमें एक विपरीत चीज दिखी है, आईएफसी और स्टेक बढ़ा रही है, कॉन्फिडेंस बढ़ाता है कि आईएफसी जैसे बड़े इन्वेस्टर ने और आईपीओ में एंकर बुक में पैसा लगाने का डिसीजन लिया है। तो मुझे लगता है ये एक और मुझे अच्छा पॉजिटिव लगा, जिसकी वजह से आपको आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए। नेगेटिव क्या है? एक छोटा सा नेगेटिव है, जो नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी कह सकते हैं, कि सारा इनके जो स्ट्रेंथ है ना वो दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में तो है ही, खैर आंध्रा, तमिलनाडु वगैरह, ये कर्नाटक, ये सारे राज्य जहां पर है इनकी प्रेजेंस मैक्सिमम है, पैन इंडिया नहीं है। तो बट ठीक है, इन्होंने अपना मार्केट मजबूती से पकड़ा हुआ है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये अच्छा आईपीओ है जहां पैसा लगाना चाहिए। लिस्टिंग पर भी पैसा बन सकता है, कम बने या ज्यादा अलग बात है, बन सकता है लिस्टिंग पर भी। और लॉन्ग टर्म के लिए भी इस स्टॉक को आप पोर्टफोलियो में रखेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। ये मेरी राय है डोडला पर। जी दीप। क्लियर है सर। तो लिस्टिंग पर भी अच्छा पैसा बन सकता है और निवेश के लिहाज से भी अच्छी कंपनी है डोडला डेयरी, इस पर रखें नजर। केआईएमएस हॉस्पिटल्स, केआईएमएस एक्चुअली सर, इसके भी आईपीओ, क्या सलाह देंगे यहाँ पर? दीप, सलाह देने के पहले कुछ अच्छी और कुछ खराब बातें पहले मैं बताना चाहता हूं। मैनेजमेंट अच्छा है, एक्सपीरियंस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और दूसरा ये कि रेवेन्यू और प्रॉफिट में ग्रोथ अच्छी आई, स्पेशली 2 साल में। इनके तो 31 मार्च के भी डेटा आ गए हैं। तो 31 मार्च के डेटा के लिहाज से आप देखिए तो 26 रुपए की ईपीएस की है,
पिछले साल 16 रुपए की ईपीएस की थी। मार्च 19 में जो इनकी ईपीएस थी वो नेगेटिव थी 7 रुपए, लेकिन अभी इन्होंने नुकसान से मुनाफे में आ गई ये कंपनी। ग्रोथ भी अच्छी है, 18% के आसपास की इस साल की रेवेन्यू ग्रोथ है। प्रॉफिट में भी लगभग 15 अच्छी ग्रोथ है आपके लिए, 15% के आसपास की। तो मेरे ख्याल से बढ़िया ग्रोथ है दोनों ही लिहाज से, प्रॉफिट और रेवेन्यू के लिहाज से। तो उस लिहाज से आप देख सकते हैं मैनेजमेंट एक्सपीरियंस है और ग्रोथ भी मुझे अच्छी लगी है। अब इनके साथ भी एक ही समस्या है, ये भी सारा इनका जो बिजनेस है ना मैक्सिमम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बेसिकली हैदराबाद ही हो गया ना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो सारा जो कंसंट्रेशन है बिजनेस का वहीं पर है। ये भी वो ऐसे पैन इंडिया प्लेयर नहीं है। अब ये बाद में कितना एक्सपांशन कर पाएंगे, क्या करेंगे, वो अलग बात है। लेकिन वैल्यूएशंस इनके भी कंपैरेटिवली थोड़े बेहतर हैं दूसरे हॉस्पिटल्स के मुकाबले में। देखिए हॉस्पिटल के स्टॉक तो क्या 100 के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहे हैं। नारायण देख लो, अपोलो हॉस्पिटल देख लो, मैक्स देख लो 90 पे है, फोर्टिस लॉस में, इसलिए उसका पीई निकाल नहीं सकते। तो उस लिहाज से आप देखेंगे तो ये 30-35 के पीई मल्टीपल पर सस्ता नजर आता है। लेकिन बात यह कि इसकी उनकी साइज में भी बड़ा फर्क है। वो पैन इंडिया प्रेजेंस वाले हैं, बड़े हॉस्पिटल है, ये थोड़ा छोटा है कंपैरेटिवली, इसलिए वैल्यूएशन भी थोड़े सस्ते हैं। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर आपकी हाई रिस्क लेने की कैपेसिटी है तो मैं मतलब शॉर्ट पैसा बन ही जाएगा लिस्टिंग पे, ये मैं कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकता। स्टॉक खराब, आईपीओ खराब है जी नहीं, बहुत अच्छा है जी नहीं, एवरेज आईपीओ है, रीजनेबल प्रेजेंस वाला आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। तो अगर आपकी हाई रिस्क लेने की कैपेसिटी है तो आप एक लॉट में अप्लाई कर दीजिए। आएगा कितना, 15,000 का लॉट है, थोड़ा बहुत अलॉटमेंट मिल भी गया तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर आप धुआंधार रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं तो फिर इसमें ऐसा नहीं होगा। तो अगर आप ये जो 4 आईपीओ हैं, जो 2 आज बंद हो रहे हैं दीप और 2 आज खुल रहे हैं, इन चारों आईपीओ में पैसा बनाने के लिहाज से आप मुझे पूछेंगे कि किसमें बेस्ट पैसा बन सकता है, तो मेरे हिसाब से श्याम मेटेलिक्स नंबर 1 पर होगा लिस्टिंग पर और लॉन्ग टर्म के लिहाज से। डोडला नंबर 2 पर होगा लिस्टिंग और लॉन्ग टर्म के लिहाज से। सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन और किम्स में टाई है। सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन शॉर्ट लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं। शॉर्ट टर्म में वो बनेगा कि नहीं बनेगा, और किम्स में हो सकता है शॉर्ट टर्म में थोड़ा बन भी जाए और लॉन्ग टर्म के लिए किम्स भी ठीक है। तो किम्स और सोना को दोनों आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखें और थोड़ा हाई रिस्क के हिसाब से देखें। बाकी कम रिस्क वाले और सेफली पैसा आपको लगाना है तो ये दोनों ठीक है, आपका श्याम और डोडला डेयरी, इन दोनों में पैसा लगाइए जी। दी क्लियर है सर। तो ये आपके लिए सलाह है, श्याम मेटालिक्स और डोडला दोनों पर लिस्टिंग गेन के लिए तो ज़रूर ही पैसा लगाएं। वैसे भी अच्छे स्टॉक्स हैं। साथ ही सोना और किम्स ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे हैं। और किम्स के बारे में ऑफकोर्स आज थोड़ी और डिटेल्स भी जानेंगे जब 11:15 बजे मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ेगी न्यूज़ पर व्यूज़ में। पर आईपीओ मार्केट गर्म है, 4 आईपीओस पर फोकस है और 2 जो आज खुल रही हैं उस पर भी अनिल जी ने आपको सलाह दे दी है। आइए फिर बताते हैं और कौन से स्टॉक्स पर आज रखनी है नजर। ढेरों स्टॉक्स खबरों के दम पर आपको एक्शन दिखाते हुए दिखेंगे। वरुण, कुशल और आशीष हमारे साथ तैयार हैं। वरुण, आपसे शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं। गुड मॉर्निंग दीप। तो सबसे पहले ट्रिगर्स की बात करें तो काफ़ी सारी कैश की कंपनियां हैं जो आपने नतीजे घोषित करेगी। उसमें असाही इंडिया ग्लास, ककाटिया सीमेंट, न्यूरेका, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, राइट्स, सोमानी सिरेमिक्स, वेल्सपन एंटरप्राइजेस जैसे कंपनियां शामिल है। सीएससी नतीजे भी पेश करेगी। इसके साथ साथ शेयर विभाजन पे बोर्ड की यहाँ बैठक है, तो इसके ऊपर आपको नजर रखनी है। नतीजे कुछ आफ्टर मार्केट्स है जहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए। LIC हाउसिंग फाइनेंस मिक्स नतीजे हैं। कंपनी का NII करीब 32% बढ़ा है, लेकिन मुनाफा गिरा है 4%, 400 करोड़ के आसपास से आया है। दरअसल कंपनी की जो प्रोविजनिंग है उसमें बढ़ोतरी हुई है, 27 करोड़ से बढ़ के प्रोविजनिंग जो है 977 करोड़ पे आई है। YOY नंबर बता रहा हूँ मैं आपको, QOQ भी बढ़ी है, 180 करोड़ से बढ़ी है, जिसका इम्पैक्ट जो है मुनाफे पे देखा गया है। हालांकि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो 2.17% से बढ़ के 2.66% के आसपास आए हैं। 8.5 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान बोर्ड ने किया है। साथ ही साथ अपने प्रमोटर LIC को ये कंपनी जो है 4.54 करोड़ प्रेफरेंस शेयर जो है वो जारी करने वाली है। 19 जुलाई को इस कंपनी की EGM है। BLS इंटरनेशनल मिले जुले नतीजे हैं क्योंकि रेवेन्यूज गिरे हैं 4.6%, 144 करोड़ पे आए हैं, लेकिन मार्जिन बढ़े हैं 4.4% से बढ़ के 6.7% पे आए हैं। मुनाफा देखिए 9 करोड़ से बढ़ के सीधे 23.5 करोड़ के आसपास के आया है। इसके अलावा JSW इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स, यहाँ पे OFS जो है आज रिटेल के लिए खुलने वाला है। कल नॉन रिटेल का जो हिस्सा है वो 3 गुना भरा था। जो फ्लोर प्राइस है वो 27 रुपये प्रति शेयर का है। धनसेरी टी
यहाँ पे 23 जून को बोनस शेयर जारी करने पे बोर्ड की बैठक है। केईसी इंटरनेशनल काफ़ी सारे कारोबार के सेगमेंट से इस कंपनी को करीब 937 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं, जिसमें ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रेलवे, सिविल, केबल जैसे कारोबार शामिल है। राइट्स रेल मंत्रालय से रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए इस कंपनी को कुल 1740 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। ज्वेलरी स्टॉक्स पर नजर रखिएगा, क्योंकि फाइनली आज से देश भर में हॉलमार्किंग जो है वो लागू हो गई है। हालांकि केवल 256 जिलों में फिलहाल हॉलमार्किंग जो है उसको अनिवार्य किया गया है। 1 सितंबर तक ज्वेलर्स को पुरानी ज्वेलरी जो है उसको हॉलमार्क करने की छूट दी गई है। 31 अगस्त तक ज्वेलर्स पे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और 40 लाख तक का सालाना टर्नओवर वाले ज्वेलर्स को हॉलमार्किंग के दायरे से बाहर रखा गया है। तो ज्वेलरी स्टॉक जो है आपके रडार पे होनी चाहिए। और सबसे आखिरी में एस्ट्राजेनेका, यहाँ पे आपको नजर रखनी है, क्योंकि ये 2 एंटीबायोटिक्स के कॉम्बिनेशन से कोरोना की जो दवा बना रहे थे उसका फेज़ 3 ट्रायल चल रहा था और फेज़ 3 ट्रायल में दरअसल ये दवा जो है वो फेल हो चुकी है। केवल 33% मरीजों पे दवाई का असर दिखाया गया है। तो इसके लिए ये जो एक्सपेरिमेंट है वो एस्ट्राजेनेका पीएलसी कर रही थी, तो इसका इम्पैक्ट आपको एस्ट्राजेनेका पे भी देखने मिलेगा आज। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ खबरें जहां पर आपको इम्पैक्ट आते हुए दिखेगा। फार्मा शेयर्स पर आज ढेरों खबरें हैं। ये कुछ और स्टॉक्स जो एक्शन में रहेंगे, कुशल से जानते हैं इनके बारे में। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले डॉक्टर रेड्डीज पर नजर रखिए। कंपनी की जो सब्सिडरी है हैचटेक, उनको जो है 345 करोड़ का भुगतान करने का आदेश दिया गया है यूएस की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर द्वारा। 2015 में दोनों जो कंपनियां हैं उसके बीच एसेट परचेज करार से जुड़ा हुआ ये मामला है। तो यहाँ पर भी ये कंपनी जो है काफ़ी सारे लीगल ऑप्शंस भी जो है एक्सप्लोर कर रही है इस अवार्ड को चैलेंज करने के लिए। जुबिलेंट फार्मोवा, इसकी भी जो सब्सिडरी है जुबिलेंट हॉलिस्टर स्टायर एलएलसी, उन्होंने ऑक्यूजेन के साथ यूएस में कोवैक्सीन उत्पादन करने के लिए करार कर लिया है। तो इनके लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट दिख रहा है। साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा, रिलायंस कैपिटल और रिलायंस होम फाइनेंस ये फोकस में रहेंगे, क्योंकि ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रा ने रिलायंस होम फाइनेंस के लिए सबसे ज़्यादा बोली लगाई है और रिलायंस होम फाइनेंस के अधिग्रहण के लिए करीब 2900 करोड़ रुपए की ये बोली लगाते हुए नजर आए हैं। और लेंडर्स जो हैं उनको लेना होगा करीब 60% तक का हेयर कट, तो यहाँ पर भी नजर रखिए। साथ ही कुछ बल्क डील्स हैं मेरे पास, जिसमें न्यूजेन सॉफ्टवेयर, आपने देखा कि प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप ने कुल मिलाकर 10.57% हिस्सेदारी बेची है। औसतन कीमत 454 रुपये प्रति शेयर के भाव पर हुई है और सेटलमेंट के बाद अब जो नई हिस्सेदारी है वो 55.16% पर हो गई है। खरीदारों में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर्स हैं, जिसमें अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने 16.5 लाख शेयर खरीदे हैं। साथ ही कुबेर इंडिया फंड ने करीब 11 लाख शेयरों की खरीदारी की है। इसके अलावा एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट ये भी फोकस में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक WHVEM इंटरनेशनल स्मॉल कैप इक्विटी फंड ने करीब 13 लाख शेयरों की खरीदारी की है 230 रुपये 70 पैसे प्रति शेयर के भाव पर। ग्लोबल स्पिरिट्स, यहाँ पर भी टेम्पल स्ट्रैटेजिक इमर्जिंग मार्केट फंड ने करीब 2.5 लाख शेयरों की बिकवाली की है 0.82%। अगर इक्विटी स्टेक में देखेंगे 430 के प्राइस पर। जागरण प्रकाशन फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर 16 लाख शेयरों की बिकवाली की है करीब 0.6% की 62 रुपीज़ के औसतन प्राइस पर। साथ ही HEG यहाँ पर LNG फाइनेंशियल सर्विसेज ने 1.5 लाख शेयरों की खरीदारी की है 2280 रुपये पर। वहीं प्रमोटर झुंझुनवाला रवि ने करीब 1.5 लाख शेयरों की बिकवाली की है सेम प्राइस पर। और 2 इनसाइडर ट्रेड्स हैं मेरे पास, जिसमें अदानी ग्रीन एनर्जी, प्रमोटर इनफाइनाइट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स ने करीब 15 लाख शेयरों की खरीदारी की है 14 जून को। और 14 जून को ही एशियन ग्रेनिटो, यहाँ पर प्रमोटर कमलेश कुमार पटेल ने 1.5 लाख शेयरों की बिकवाली की है। तो यहाँ पर नजर रखनी है आपको। ओके, तो ये हैं आपके लिए ढेरों खबरों वाले स्टॉक्स और साथ ही बल्क डील्स और प्रमोटर एक्शन भी। ब्रोकरेजेस की आज कहां पर नजर है ये भी जान लेते हैं FIR में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताएं आज की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले जुबिलेंट फूडवर्क्स, यहाँ पर देखिए तो अधिकतर ब्रोकरेज हाउस ने जो है टारगेट प्राइस इंक्रीज किए हैं। CLSA ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 3000 से लक्ष्य को बढ़ाकर 3300 रुपए कर दिया है। 3175 जो है कल की क्लोजिंग है। जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं, 3050 से लक्ष्य को बढ़ाकर 3700 कर दिया। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग रिपोर्ट लग रही है गोल्डमैन सैक्स की। देखिए स्टॉक से बिल्कुल सिंक में नहीं है। बिकवाली के राय को तो इन्होंने बरकरार रखा है और लक्ष्य में देखिए केवल 3 रुपए की बढ़ोतरी की और लक्ष्य इनका काफी फनी है। 1280 रुपए से लक्ष्य को बढ़ाकर
1283 कर दिया, 3175 पर ये स्टॉक फिलहाल चल रहा है। लेकिन बाकी के ब्रोकरेज हाउस अगर आप देखें तो सब पॉजिटिव ही नजर आ रहे हैं। JP मॉर्गन ने भी ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 3030 रुपए के लक्ष्य के लिए, माफ कीजिएगा 3030 से लक्ष्य को बढ़ाकर 3425 रुपए कर दिया है। और ब्रोकरेज हाउस में अधिकतर रिपोर्ट्स में लिखा है कि जो नतीजे हैं काफी बढ़िया है, ग्रोथ और स्केलेबिलिटी बिजनेस में काफी अच्छी है। पोपॉइज का जो नया एडिशन है पोर्टफोलियो में, इससे भी एक बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। हालांकि जो कॉस्ट इन्फ्लेशन आया है, चीज की कीमतों में जो बढ़त का एक असर देखने को मिला, उसके चलते मार्जिन में हो सकता है कि आगे जाकर सीमित एक्सपेंशन देखने को मिले। लेकिन मोर और लेस अधिकतर जो ब्रोकरेज हाउस है वो पॉजिटिव ही नजर आ रहे हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर भी नजर रखनी होगी, CLA से खरीदारी की राय दे रहे 700 रुपए के लक्ष्य के लिए। और सभी ब्रोकरेज हाउस ने अगर आप देखें तो अपनी टारगेट प्राइस और रेटिंग को इंटैक्ट रखा है। मैक्वारी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 600 रुपए का लक्ष्य दिया है। मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट की रेटिंग दे रहे 265 के लिए। और रिपोर्ट्स में देखिए ये लिखा है कि जो एसेट क्वालिटी में दबाव है वो थोड़ा सा एक नेगेटिव सरप्राइज की तरफ देखा जा रहा है। लेकिन क्योंकि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया जा रहा है प्रमोटर LIC को 2300 करोड़ की इक्विटी का, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। वर्लपूल यहाँ पर भी कल अच्छे नतीजे आए थे, लेकिन जेफरीज जो है होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं और लक्ष्य उन्होंने थोड़ा सा घटाया है, 2560 रुपए से घटाकर 2465 कर दिया है। 2352 की जो है कल की क्लोजिंग है। एशियन पेंट्स पे नजर रखिएगा, सभी पेंट स्टॉक्स में आज एक्शन देखने को मिल सकता है। मैक्वायरी की रिपोर्ट आई है जहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 3200 रुपए के लक्ष्य के लिए। 3040 जो है कल की क्लोजिंग है। और ये मान रहे हैं कि इन्होंने जो है डेकोरेटिव सेगमेंट में करीब 1.5 से लेकर 2% की जो है प्राइस हाइक किया है। करीब 3 रुपए प्रति लीटर का जो है एंट्री लेवल जो पेंट्स हैं यहाँ पर कीमतें बढ़ाई हैं, तो इसका एक फायदा देखने को मिलेगा। अंत में HDFC बैंक यहाँ पर नजर रखिए, क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। 1700 रुपए के लक्ष्य के लिए 1490 जो है कल की क्लोजिंग है। मान रहे कि जो अपना अपग्रेडेशन कर रहे हैं अपने उसको एंटरप्राइज इंफ्रा को, तो उसका आगे जाकर एक फायदा देखने को मिलेगा। ओके, तो ये है आपके लिए आज की सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी। चलिए इन सारे स्टॉक्स पर हमारे एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं और उससे पहले जानते हैं कि उनको आज के लिए कौन से स्टॉक्स पसंद हैं। शुरुआत करते हैं शो की और बिगुल पिक ऑफ द डे का। राकेश जी, कुणाल जी, साथ ही शुभम जी और अविनाश जी, आप सबका स्वागत है। सर बंसल जी, आपसे शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, बताएं पिक ऑफ द डे क्या है? सुप्रभात दीपांशु, सुप्रभात अनिल जी। मेरा पिक ऑफ द डे है HDFC स्टैंडर्ड लाइफ। HDFC लाइफ पे खरीदारी की राय है 680, 680 का स्टॉप लॉस है, 707, 707 का टारगेट है। HDFC स्टैंडर्ड लाइफ है मेरा पिक ऑफ द डे। ओके, HDFC लाइफ खरीदारी करके चलिए। यहाँ पर कल मोमेंटम भी था, HDFC लाइफ, SBI लाइफ दोनों ने ही इंडेक्स को संभालने की भी कोशिश करी थी। शुभम जी, गुड मॉर्निंग, आपकी पिक ऑफ द डे सर। गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज मेरा पिक है M&M पे खरीदारी की राय है। कुछ ऑटो स्टॉक और ऑटो एंसिलरीज को अगर हम देखें तो वहाँ पे मोमेंटम बनना शुरू हुआ है और मुझे लगता है कि M&M में जो कंसोलिडेशन कुछ समय से देखने को मिल रहा है वो काफ़ी मैच्योर हो चुका है और यहाँ पे एक हमें ब्रेकआउट, शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट आता हुआ दिख सकता है। तो 820 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन पे खरीदारी की राय है, जो लगभग 14 रुपये पे बंद हुआ था। आज मार्केट अगर नीचे खुलता है तो थोड़ा सा नीचे मिल सकता है ये कॉल ऑप्शन, और इसमें टारगेट होगा 20 रुपये का, स्टॉप लॉस मेंटेन करे 10 रुपये पे। तो M&M पे खरीदारी की राय। ओके, तो M&M ये है एक स्टॉक जहां पर आप ऑप्शन के जरिए ट्रेड कर सकते हैं। कुणाल जी, गुड मॉर्निंग, पिक ऑफ द डे के लिए आपको क्या पसंद है सर? गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरी खरीदारी की राय दीपांशु कैश मार्केट के मिंडा इंडस्ट्रीज पर है, जिसमें कि एक बड़ा ब्रेकआउट हमने कल के सत्र में आते हुए देखा। और आप इसका चार्ट देखें तो ये लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। इसमें 620 रुपए का एक रेजिस्टेंस था जिससे फरवरी से ये स्टॉक जूझ रहा था, पार नहीं कर पा रहा था और बाकी सारे स्टॉक्स को अंडर परफॉर्म भी कर रहा था। लेकिन इस ब्रेकआउट के साथ ये अंडर परफॉर्मेंस आउट परफॉर्मेंस में तब्दील हो गई है। तो मिंडा इंडस्ट्रीज पर खरीदारी की राय है। यहाँ पर ब्रेकआउट के लेवल के आसपास 625 पर एक स्टॉप लॉस रख लें और ऊपर मुझे लगता है कि 660 का लेवल आपको आता हुआ दिखेगा। तो 660 के टारगेट के लिए मिंडा इंडस्ट्रीज में खरीदारी करें। ओके, तो ये है आपके लिए मिंदा इंडस्ट्रीज। इस पर भी अच्छा मोमेंटम है, जब से नतीजे आए हैं स्टॉक थोड़े एक्शन में आपको आते हुए दिखा भी है। अविनाश जी, गुड मॉर्निंग सर, आपको क्या पसंद है पिक ऑफ द डे के लिए?
दीपांशु, पिक ऑफ द डे के लिए जुबिलेंट फूडवर्क्स हमको काफ़ी पसंद है। इनफैक्ट हमको लग रहा है कि जिस प्रकार के नतीजे आ गए हैं और सेल स्टोर ग्रोथ का जो नंबर आ गया है, वो उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा है। हमको लग रहा है कि इवन अप्रैल टू जून के आंकड़े काफ़ी अच्छे आएँगे और जिस प्रकार की मैनेजमेंट की कमेंट्री थी, हमको लग रहा है कि 3,300, 3,350 ये नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। तो ये आज का शॉर्ट टर्म पिक रहेगा, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट पिक मेरी तरफ से है, वो एक फार्मा कंपनी है जो बेसिकली विटामिन डी बनाती है और कंपनी का नाम है फर्मेंटा बायोटेक। मुझे लग रहा है कि इस कंपनी की वैल्यूएशंस बहुत ही अच्छे हैं। Q4 के नतीजे अभी एक 2-3 दिन में आने की उम्मीद है। बहुत ही बढ़िया नंबर्स आएँगे, प्लस इनकी जो मोनोपोली है विटामिन डी में, वो बहुत अच्छी तरह से इनको बेनिफिट करेगी। कोविड में तो इनका प्रोडक्ट बहुत अच्छी तरह से चला है, लेकिन मैं समझता हूँ कि काफ़ी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में भी ये एंटर कर रहे हैं। तो अगर 6 से 12 महीने की अवधि है, तो करीबन सवा 400, साढ़े 400 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है, तो इसको ज़रूर एक्युमुलेट करिए। तो मेरी तरफ से ये इन्वेस्टमेंट पिक रहेगा। ओके, तो फर्मेंटा बायो यहाँ पर आप कर सकते हैं खरीदारी, और साथ ही जुबिलेंट फूड यहाँ पर अच्छे नतीजे आए हैं और लगभग सभी ब्रोकरेजेस ने अपने टारगेट्स भी कंपनी पर बढ़ाए हैं, तो उस पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। एक बार चार्ट चेक भी ले लेते हैं जुबिलेंट फूड पर। शुभम जी जरा इसकी चार्ट पर राय दें, क्योंकि पॉजिटिव ही एक्शन रहा है इस पर, नतीजों का भी सहारा है, ब्रोकरेजेस ने भी टारगेट्स बढ़ाए हैं। आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं जुबिलेंट फूड के लिए? दीपांशु जी, अगर जुबिलेंट फूड में देखें तो इवन दो मीडियम टर्म चार्ट इसमें काफ़ी बुलिश है, बट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि अगर इस पे हमें खरीदारी करना है तो जो करेक्ट एंट्री लेवल होगा वो होगा लगभग 3125 रुपये के आसपास। तो मेरी राय में अगर थोड़ा पुल बैक होता है और अगर ये पुल बैक में 3125 के आसपास मिलता है, तब खरीदने की राय होगी। और तब हम 3060 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और इस ट्रेड को अगर हम 1-1.5 हफ्ते का समय दें तो 3300 तक के लेवल यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। तो पुल बैक, अगर माइनर पुल बैक आता है तो उसमें खरीदारी की राय। ओके, छोटे मोटे पुल बैक में करें खरीदारी, ये है आपके लिए राय। KEC इंटरनेशनल, अविनाश जी इस पर राय दीजिए। स्टॉक के लिए खबर ये कि 937 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं इन्हें अलग अलग फील्ड से, तो ऑर्डर अपडेट आया है इनके लिए, क्या करना चाहिए सर? नहीं, मुझे लग रहा है कि अनिल जी, स्टॉक में डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में तेजी ज़रूर रहेगी, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी कहा था कि पावर ट्रांसमिशन के बाद रेलवे का जो बिज़नेस पॉकेट है, वहाँ से वो फ़ोकस कर रहे हैं और वहाँ से काफ़ी अच्छे ऑर्डर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इवन करंट लेवल्स पे अगर हम आने वाले FY 22 के नंबर्स के हिसाब से इसको देखें तो वैल्यूएशंस बहुत ही रीज़नेबल है। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से अनलॉकिंग और कोविड के केसेस कम हो रहे हैं, होपफुली सेकंड हाफ FY 22 का एग्जीक्यूशन जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, वो काफ़ी बेहतर रहेगा। तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट काउंटर है। कोई भी गिरावट अगर आती है तो खरीदना चाहिए। मुझे लग रहा है कि इसमें डेफिनिटली अच्छे खासे 15-20% अपसाइड के लिए जगह अभी भी बाकी है, लेकिन क्लियरली 6 टू 12 मंथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो 6 टू 12 मंथ के आउटलुक के साथ KEC इंटरनेशनल, इस पर भी आपको रखनी है नज़र। ऑर्डर विन की बात करें तो राइट्स, यहां पर भी हुआ है ऑर्डर विन। 1740 करोड़ रुपए का ऑर्डर राइट्स को मिला है रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। बंसी जी, राइट्स की चार्ट्स क्या कहती हैं सर? दीपांशु, राइट्स का चार्ट देखें तो चार्ट पॉजिटिव है, 278 के अराउंड चल रहा है, नीचे से स्टॉक अच्छा मूव दे रहा है और एक ब्रेकआउट की कगार पे खड़ा हुआ है। 285, 282 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। 285 एक मेजर नेकलाइन है, ये नेकलाइन टूटेगी। अब ये नेकलाइन इस ऑनगोइंग मूव में टूटती है कि करेक्शन के बाद टूटती है, देखने की बात है, बट जैसे ही ये 285 के ऊपर निकलेगा तो एक बड़ा रिवर्सल देखने को मिलेगा और 285 टूटने के बाद 310, 313 के टारगेट यहां निकल के सामने आते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए राइट्स। 300 के पार जाने की तैयारी में दिख रहा है काउंटर, अच्छी गेंस है, ये भी आपको दिखाते हुए दिख सकता है। अच्छा, राइट्स पर तो आप ऑर्डर विन का इम्पैक्ट देख ही रहे हैं, बट अन्य रेलवे स्टॉक्स पर भी एक अच्छा मूवमेंट आते हुए दिखा है। अविनाश जी, IRCTC पर क्या राय है, क्योंकि इस हफ्ते से रेलवे का काफ़ी जो पुराना शेड्यूल था वो वापस नॉर्मल ट्रैक पर आ गया है, अनलॉकिंग थीम भी बन रही है, हमने स्टॉक पर भी अच्छा एक्शन देखा है। फंडामेंटली क्या राय देंगे IRCTC पर सर? मुझे लग रहा है कि IRCTC में डेफिनेटली अनलॉकिंग होती है, रेल के ट्रेन्स रेगुलर होते हैं, तो इसका इम्पैक्ट पॉजिटिवली प्ले आउट होगा। FY 22 के लिए तो ऑलरेडी हम समझते हैं कि स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी हो चुकी है, लेकिन जिनको लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर खरीदना है, क्लियरली एक बात समझ लीजिए कि ये मोनोपोली बिज़नेस है। मैंने पहले भी आपके चैनल पे बोला था कि मोनोपोली बिज़नेसेस को मार्केट बहुत पसंद करती है।
इसका बेनिफिट इनको बहुत सिग्निफिकेंटली ज़्यादा मिलेगा और ऑपरेटिंग लेवरेज भी प्ले आउट होगा। तो जिनको लंबी अवधि के लिए मुझे लग रहा है खरीदना है और पोर्टफोलियो में डालना है, मेरे ख्याल से इस लेवल पे भी एंटर कर सकते हैं। ओके तो इस लेवल पर भी आप एंटर कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी अच्छा रनअप दिखा चुका है। वैसे ट्रेड के लिहाज से देखें तो कल चार्ट कॉर्नर में भी राकेश जी कुणाल जी ने खरीदारी की राय दी थी 2200 से 2250 के टारगेट्स के लिए। 2150 तक तो कल ही आपने काउंटर जाते हुए देखा है। तो नजर रखिए, IRCTC, राइट्स, अन्य रेलवे स्टॉक्स आज फिर से एक्शन में आते हुए दिख सकते हैं। एस्ट्राजेनेका, कुणाल जी इस पर राय दें, लंबे समय से इस पर चर्चा नहीं हुई है। ऑफ कोर्स कोविड वैक्सीन तो ये कर ही रहे हैं और बना ही रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट कोरोना के इलाज के लिए एक ड्रग का ट्रायल चल रहा था और फेज 3 ट्रायल डेटा उतना अच्छा नहीं रहा है। सिर्फ 33% पेशेंट्स में ही दवाई का कुछ प्रभाव देखा गया है। थोड़ी नेगेटिव खबर है। एस्ट्राजेनेका चार्ट्स पर कैसी दिखती है सर? देखिए, चार्ट पर देखें दीपांशु, तो काफ़ी समय से स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और काफ़ी वॉलेटाइल रहा है पिछले कुछ सेशंस में, जो कि थोड़ा अनयूजुअल है स्टॉक के लिए। मेरी राय में कोई खास ऐसी चिंता की वजह नहीं है। इस खबर के चलते मान लीजिए थोड़ा बहुत स्टॉक नीचे भी आ जाएगा तो हर लेवल पर बड़ा सपोर्ट इसको हासिल है। मेरी राय में ये स्टॉक ट्रेडिंग के लिए ठीक नहीं है दीपांशु। इसमें निवेश करके इसको लंबे समय के लिए रखना होगा, तभी ये आपको अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा। तो मुझे एक बड़ा सपोर्ट 3000 के आसपास, 3200 के आसपास नजर आता है। उन लेवल्स के आसपास आए तो इसमें खरीदारी की जानी चाहिए और वापस से 5000 के लेवल्स इसमें कुछ वक्त में देखने को मिले। ओके तो ये है आपके लिए एस्ट्राजेनेका। नजर रखिए इस काउंटर पर। वागले साहब, डॉक्टर रेड्डीज पर भी अपनी राय दें। यहाँ पर हम देख रहे हैं अच्छा थोड़ा इम्पैक्ट आते हुए देखा। एक्चुअली वागले साहब हमारे साथ है नहीं, थोड़ी देर में जुड़ेंगे, तब उनसे पूछेंगे डॉक्टर रेड्डीज पर क्या राय है। पर जुबिलेंट फार्मोवा, अविनाश जी कैसा दिखता है ये आपको स्टॉक? जब से डीमर्जर हुआ है और जुबिलेंट फार्मोवा, इंग्रेविया आए हैं, कई सारी खबरें हैं, रेमडेसिविर का भी प्ले है, अब कोरोना के इलाज के लिए इन्होंने ग्लोबली भी एक करार करा है, तो वहां से भी ट्रिगर बनते हुए दिख रहा है कोवैक्सिन के उत्पादन के लिए। क्या राय देते हैं सर जुबिलेंट फार्मोवा पर? दीपांशु, मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक काफी सिग्निफिकेंटली चला है जब से ये लिस्ट हुआ है, लेकिन कंपनी का बिजनेस मॉडल देके प्लस जिस प्रकार से इन्होंने नतीजे दिए और जिस प्रकार की मैनेजमेंट कमेंट्री आई है, मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक को लोअर लेवल्स पे जरूर एक्यूमुलेट करना चाहिए। नॉट ओनली FY22 बट FY23 की भी अर्निंग्स विजिबिलिटी काफी स्ट्रांग है। हालांकि स्टॉक बहुत सिग्निफिकेंटली भाग चुका है, तो जो निवेशकों को खरीदना है, मैं समझता हूँ थोड़ा सा SIP के पॉइंट ऑफ व्यू से धीरे धीरे खरीदिए, क्योंकि आने वाले 1.5-2 साल कंपनी के लिए बहुत बेहतरीन रहेंगे। शॉर्ट टर्म में स्टॉक फेयरली वैल्यूड है, बट अगर हम कम से कम नेक्स्ट 1.5 साल या 2 साल की बात करें तो यहाँ से भी सिग्निफिकेंटली वेल्थ क्रिएशन पॉसिबल है। इनका वो बिजनेस मॉडल काफी यूनिक है और प्रॉफिटेबिलिटी की ट्रेंड आगे और भी अच्छी बढ़ेगी, तो ओवरऑल नेट आउटलुक पॉजिटिव रहेगा। ओके तो नेट आउटलुक पॉजिटिव ही है जहां तक सवाल है आपके लिए जुबिलेंट फार्मोवा का। नतीजों का भी रिएक्शन दिखेगा। LIC हाउसिंग पर इस काउंटर पर भी रखनी है आपको नजर। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कल नतीजे आए, थोड़े मिले जुले आप कह सकते हैं नतीजे रहे जहां तक LIC हाउसिंग का सवाल है। शुभम जी, चार्ट्स कैसी दिखती हैं LIC हाउसिंग की सर? दीपांशु जी, LIC हाउसिंग में अगर हम देखें तो ओवरऑल जिस तरह से सारे फाइनेंशियल्स मूव कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इसमें अगर हम 4-5 दिन के पर्सपेक्टिव से देखें तो स्ट्रेंथ मुझे लगता है कि बना रहेगा। हालांकि आज हो सकता है कि थोड़ा यहाँ पे जो रेंज बना हुआ इसी रेंज में कंसोलिडेट करता हुआ दिखे, तो 515 के आसपास आता है तब खरीदें और फिर हम एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर पाएंगे 500 रुपये पे, और एक हफ्ते का अगर समय दें तो मुझे लगता है 545 तक के लक्ष्य यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। तो 515 के आसपास खरीदारी की राय। 515 के आसपास खरीदारी की राय है LIC हाउसिंग फाइनेंस पर। नजर रखिए नतीजों का रिएक्शन रहेगा। बंसल जी, BLS इंटरनेशनल, लगातार इस स्टॉक की चर्चा हुई है, आपने भी रेकमेंड किया है, बजट में सस्ता शेयर हमने जनवरी में हाईलाइट किया था, अनिल जी ने भी कई बार यहाँ पर पॉजिटिव व्यू दिया है। नतीजों पर आज रिएक्शन दिखेगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल्स बताएं सर। देखिए दीपांशु, एक अच्छा अपमूव देखा है और स्टॉक एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, जिन स्तरों पे चल रहा है ये ब्रेकआउट के आसपास के लेवल्स ही हैं। 130, 131 एक मेजर लेवल है और स्टॉक ने अभी रिसेंटली 2-3 बार इन लेवल्स को टेस्ट करा है, तो एक बार डिसाइसिवली जब 130, 131 के लेवल्स तोड़ेगा तब एक बड़े चार्ज पर एक बड़ा रिवर्सल होगा और इस ब्रेकआउट के बाद के जो टारगेट्स बैठते हैं वो 168, 170 के बैठते हैं।
तो जिनके पास है क्लियरली होल्ड करें और जो ऐड करना चाहते हैं वो लेवल्स पे नजर रखें। पोस्ट ब्रेकआउट एक ओवरवेट खरीदारी का कैंडिडेट बनेगा BLS इंटरनेशनल। ओके, तो पोस्ट ब्रेकआउट एक बढ़िया खरीदारी का कैंडिडेट बन सकता है। अनलॉक थीम से भी ये जुड़ा हुआ है काउंटर, और आगे जाकर भी देखते हैं किस तरह की यहाँ के चाल रह सकती है। BLS इंटरनेशनल एक और काउंटर आपकी फोकस लिस्ट में होना चाहिए। फोकस लिस्ट में होने चाहिए और कुछ स्टॉक्स जो आज रिएक्ट करने वाले हैं खबरों के लिहाज से। अविनाश जी, ये जो ज्वेलरी हॉलमार्किंग की खबर आई है, इस पर आप जो इस्टेब्लिश ज्वेलर्स हैं उसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं? क्योंकि ऑलरेडी ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं, लंबे समय से बात चल रही थी, तो क्या थोड़ा फायदा डायरेक्टली टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स जैसी कंपनी को हो सकता है, या फिर अब सबके लिए इवन फील्ड हो जाएगी? मुझे लग रहा है कि दीपांशु, हॉलमार्किंग डेफिनेटली इंडस्ट्री और कस्टमर के लिए बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि इनके लिए क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा। मेरे ख्याल से जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं और जिनका ब्रांड ज्यादा बड़ा नहीं है, ऐसे छोटे ज्वेलर्स को दिक्कत होगी और थोड़ा बहुत इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन भी होगा। तो कोई बड़ा अर्निंग्स इम्पैक्ट हॉलमार्किंग से स्पेसिफिकली कंपनीज को आएगा ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन लॉन्गर टर्म में हमको लग रहा है कि इसमें एक अच्छी खासी अपसाइड टाइटन और कल्याण ज्वेलर्स को मिलेगी। टाइटन के लिए तो ऑलरेडी इनके प्रोडक्ट्स हॉलमार्क्ड है और इनका तो प्रीमियम काफी सिग्निफिकेंट है प्रोडक्ट्स पे। तो ओवरऑल नेट लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है, बट शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लग रहा है कि इससे कोई बड़ा रीरेटिंग इन द नियर टर्म होगा। ओके, तो कोई बड़ी री-रेटिंग की संभावना नहीं है, बट शॉर्ट टर्म पॉजिटिव खबर है। और टाइटन पर तो हमने एक बढ़िया मोमेंटम भी आते हुए देखा है। पिछले कुछ समय से टाइटन अच्छी तेजी दिखा रहा है। 1400 से अब देखिए 1700 के लेवल्स टाइटन पर आते हुए दिखे हैं। शुभम जी, टाइटन पर कुछ और मूव्स देखते हैं। कल कंजम्पशन स्टॉक्स फोकस में थे, हालांकि टाइटन ने उतना पार्टिसिपेट नहीं करा, बट यहाँ से और क्या एक्शन आ सकता है टाइटन में? दीपांशु जी, मुझे लगता है टाइटन में ये मूव कंटिन्यू होता हुआ दिखना चाहिए, और जिस तरह से और बाकी पीयर कंपनीज में भी मूवमेंट है, ये रैली कंटिन्यू होता हुआ दिखता है, तो बिल्कुल खरीदारी की राय होगी। खरीदना चाहिए इसको। अगेन पोजिशनल ट्रेड के तौर पे हम खरीद सकते हैं। करंट लेवल पे खरीदें, एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 1705 पे, और 1770 तक का मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म टारगेट 5 से 7 दिनों के अंदर आता हुआ दिखना चाहिए। तो टाइटन पे खरीदारी की राय। ओके, तो टाइटन पे है खरीदारी की राय। ये जो डिप आया है इसका आप फायदा उठा सकते हैं। ज्वेलरी स्टॉक्स आज फोकस में रहने वाले हैं और जी बिजनेस पर बड़ी कवरेज होगी थ्रू द डे, जहां तक इस हॉलमार्किंग खबर की बात है और इसका क्या इम्पैक्ट होगा एज अ बायर, एज अ सेलर, एज अ ज्वेलर, सारे एंगल्स आपको बताए जाएंगे इसके बारे में।